जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू पूरा एकेडमी। पूरा एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। उससे पहले बता दूं फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं क्या क्या चीज़ें कवर करता हूँ जो आपके एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यहाँ पे द हिंदू का डेली करंट अफेयर्स, एडिटोरियल, जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो चीज़ें यहाँ पे कवर करी जाती हैं। जो भी यहाँ पे पीआईबी डाउन टू अर्थ फ्रंट लाइन, इसमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट लगती हैं अगर वो द हिंदू में कवर करी जाती हैं तो वेल एंड गुड, नहीं तो यहाँ से मैं चीज़ें लेके आता हूँ। तो ये आपके एक प्रकार से कंप्लीट करंट अफेयर्स की सारी डिटेलिंग यहीं पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि जो भी नई नई वीडियोस मैं बनाता हूँ वो आप तक आसानी से पहुंच सके। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा इंपॉर्टेंट न्यूज है जो फ्रंट पेज पे द हिंदू के आया हुआ है। तो दो न्यूज है, लेकिन हम सबसे पहले यूपी का न्यूज मैं कवर करना चाहूंगा। यूपी का न्यूज इसलिए कवर करना चाहूंगा कि ये काफी सेंसिटिव इंसिडेंट है, एक्सीडेंट है, ऐसा कह सकते हैं। उत्तर प्रदेश में एक जिला है झांसी। झांसी में ये कांड हुआ है। कांड क्या हुआ है फ्रेंड्स? तो 10 के आसपास जो नवजात शिशु हैं, न्यूली इन्फेंट, उनकी जो है मृत्यु हो चुकी है। कैसे? तो जो झांसी मेडिकल कॉलेज है वहां पे लगभग 50 से 55 बच्चे नवजात एडमिट थे। अब ये नीकू सेंटर बोला जाता है। तो ये नैनोटल मतलब बच्चा, इंटेंसिव केयर यूनिट, नीकू, कहीं कहीं इसको पीकू भी बोलते हैं, पेडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट। तो यहाँ पे जो नीकू उनका डिपार्टमेंट था, उस डिपार्टमेंट में बोली जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से फायर लग गई। फायर लग जाने की वजह से वहां पे महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में जो है वहां पे इन बच्चों की डेथ हो गई। अब बच्चों की डेथ हो गई तो वहां पे जो फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाते हैं हॉस्पिटल में, हम सभी को पता ही होगा, रेड कलर का होता है ये और ऐसे निकला होता है इसमें से। इसको जब भी चाहें आप तो इसको स्प्रे करेंगे और ये फायर के आसपास जाके तो फायर बुझ जाएगी, यानी अग्निशमन यंत्र इसको बोलते हैं हिंदी में। तो ये जो है एक्सपायर्ड हो चुकी थी, ऐसा बोला जा रहा है कई लोगों के न्यूज़पेपर में कि ये एक्सपायर्ड भी हो चुकी थी। और दूसरी बात, जो आग बुझाने वाली दमकल होती हैं वो भी बहुत समय पे नहीं पहुंच पाई। तीसरी, जो डॉक्टर्स थे वो वहां पे मौजूद नहीं थे। अब यहाँ पे ये क्लेम करके आ रहा है कि जो नर्सेस थी, वो नर्स अंदर से जब बाहर आई तो उसके पैर पल्लू पे आग पकड़ी हुई थी। वो दौड़ते हुए बाहर आती है और लोगों को बताती है। तो लोग वहां से कितने लोग भाग जाते हैं, जिनके बच्चे होते हैं वो कैसे भगेंगे? तो जो पेरेंट्स होते हैं फ्रेंड्स, वो यहाँ पे तुरंत किसी भी तरीके से आगे से जाने का प्रयास किए। इसमें यहाँ पे इस जिस कमरे में बेबी को रखा गया था, इंटेंसिव केयर यूनिट की वार्ड की हम बात कर रहे हैं, लेकिन वो जा ना पाए, एंट्री कर ना सके। अब यहाँ पे पेरेंट्स क्या किए, जो कांच थी उसको पिछले दरवाजे से कांच को तोड़ करके कुछ 40 से 45 बच्चों को यहाँ पर निकाला गया। बाकी बच्चे यहाँ पे मौत के शिकार हो गए, इस एक्सीडेंट के शिकार हो गए। तो यही इसकी किसकी जिम्मेदारी है ये हम सबको समझनी पड़ेगी, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे नवजात शिशुओं की मृत्यु हुई है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। और दूसरी बात, जो एस्पेक्ट यहाँ पे निकल रहा है दूसरा, कि उत्तर प्रदेश के डेप्यूटी सीएम यहाँ पे पहुंचने वाले थे, तो उनके लिए क्या किया गया इस इंसिडेंट पे? रोड पे क्या है, चूना गिराते हैं स्वागत के लिए। तो ये चूना भी गिरा है, जो एक एथिकल एक्शन मैं नहीं कहूँगा, बहुत अच्छी चीज़ें तो ये है नहीं। अगर किसी का डेथ है तो आप अपने स्वागत के लिए इस तरीके से चीज़ें, किसी कोई भी जो भी इसके पीछे कारण हो, बिछाया। अब यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आ रही हैं? तो सरकार ने हाई लेवल पैनल कोर्ट मीटिंग बैठाई है और इस पैनल जांच करेगी कि क्या प्राइमरी कॉज था, कारण था जो ये आग लगी। आग इतनी भयावह थी फ्रेंड्स कि आप इसमें देख सकते हैं कि ये कंडीशन है, ये शीशा तोड़ा गया। यहाँ पे इस जगहों को आप सही से देखेंगे तो ये वार्ड है इंटेंसिव केयर यूनिट वाला, यहाँ पे ये चीजें हुई हैं। और यहाँ से जो नीकू आपके बोल रहे हैं, इस पे
डॉक्टर भी लोगों को जाने से रोक रहे थे कि आग लग गई है मत जाइए, लेकिन जो पेरेंट्स थे जितने बच्चों को लोग बचा सके बचाए, नहीं तो ये बच्चे भी 40 से 45 ये भी बच्चे इसी में जल के खाक हो गए होते। अब यहाँ पे दूसरा इश्यू निकल के आ रहा है, जितने बच्चे बचे वो तो बचे, और जो बचे हैं उनके माँ बाप का कोई पता नहीं चल पा रहा है कि कौन से बच्चे किसके हैं। क्यों? क्योंकि नए नए जो बच्चे पैदा होते हैं उनके पैर में या फिर हाथ में हल्का सा कुछ टैग बांधा जाता है, जिससे पता चलता है कि ये बच्चा किसका है, XYZ किसका बच्चा ये है। अब वो आग में कई सारे टूट गए, कुछ सारे जल गए, तो अब जो है डिमांड करी जा रही है कि डीएनए पता लगाया जाए, डीएनए से, ताकि किसका बच्चा है कौन ये पता लगे। और गवर्नमेंट इस प्रकार का चीजें बोल भी रही है कि हम कराएंगे, घबराइए मत। अब देखते हैं क्या चीजें निकल के आती हैं। ये इंसिडेंट नहीं होता ज्यादातर अगर बात करें, अगर वहां पे फायर एक्सटिंग्विशर वाली चीजें भी कार्य करती। और दूसरी चीजें, इस प्रकार से अगर हॉस्पिटल बन रही हैं तो यहाँ पे इमरजेंसी एग्जिट भी होनी चाहिए, केवल एक दरवाजे नहीं होनी चाहिए। तो प्लान्ड वे में अगर हर चीजें होंगी फ्रेंड्स, तभी जाकर के ये चीजें चल पाएंगी, नहीं तो इसी प्रकार से हम लोग सफर करते रहेंगे। पेरेंट्स को हीरोइक रेस्क्यू बताया गया है यहाँ पे, क्योंकि गार्जियन ही यहाँ पे अपने अपने बच्चों को लेके भाग रहे थे, तो उन्हें क्या पता था कौन किसका बच्चा है कौन किसका बच्चा नहीं है, क्योंकि उस आग में कोई पढ़ने तो जा नहीं रहा है, कोई किसी के बच्चे को बचाया कोई किसी के बच्चे को। तो ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखिए सबसे अच्छी चीजें यही निकल के आई, लोग बचाएं, अपनी जान की परवाह किए बिना लोग एक दूसरे के बच्चे को बचाए। अब यहाँ पे मणिपुर में आते हैं फ्रेंड्स। कितने दिन से मणिपुर का इंसिडेंट मैं कवर कर रहा हूँ। आज अगर बात करें तो जो बॉडी फेंकी गई थी कहाँ पे, एक फेंकी गई थी आपके बराक रिवर में। आज जो नदी निकली है जीरी रिवर, इस रिवर से भी बॉडी निकाली गई है। तो जीरी रिवर से बॉडी निकाली गई है, निकालने के बाद कुछ 5-6 बॉडी जो निकली है वहां पे निकालने के बाद कुछ प्रोटेस्टर जो एन बीरेन सिंह हैं, इनके सन इनला हैं, यानी दामाद, इनके दामाद जो हैं, उनके दामाद का क्या नाम है, राजकुमार ईमो सिंह। तो ये एमएलए हैं इम्फाल में, उनके घर पे जाके तोड़फोड़ पब्लिक करना शुरू कर दी। तो दो कम्युनिटी के बीच में, एक मितई कम्युनिटी है, दूसरा कुकी जो कम्युनिटी है, इन दोनों कम्युनिटी के बीच में अगर हम बात करें तो काफी हद तक शेड्यूल्ड ट्राइब से जुड़ने की जद्दोजहद है। अब ये मितई ट्राइब है, ये नॉन ट्राइबल ग्रुप है जो डिमांड कर रही है कि हमें भी ट्राइब का दर्जा दिया जाए। कौन ट्राइब? मितई ट्राइब यहाँ पे कह रही है। तो मितई जो है नॉन ट्राइबल ग्रुप है, ये ट्राइबल का दर्जा इसको मिल गया है, किसको? कुकी जो ट्राइब को इसको मिल चुका है। तो ये इसी चीज के फाइट में, फाइट क्यों हो रही है? क्योंकि बहुत सारा रिजर्वेशन मिल जाता है अगर आप ट्राइब में आ जाते हैं, शेड्यूल ट्राइब में आ जाते हैं। उसी रिजर्वेशन को, उसी बेनिफिट को लेने के लिए यहाँ पे जद्दोजहद चल रही है मितई ट्राइब के द्वारा। हालांकि बात करें मितई ट्राइब जो वैली होती है, घाटी की हम बात कर रहे हैं, इन जगहों पे प्लेन एरिया जो होते हैं थोड़े से घाटी में, और जो हिल एरिया है, तो हिल एरिया में अगर देखा जाए तो यहाँ पे कुकी ट्राइब है, लेकिन यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे मितई ट्राइब है, ये मितई ट्राइब। तो इनकी पॉपुलेशन ज्यादा है, मितई ट्राइब की पॉपुलेशन ज्यादा है, इनकी पॉपुलेशन कम है। अब ये सब ज्योग्राफिकल भी एस्पेक्ट मैं आपको बताया, प्लस यहाँ पे उनका पॉपुलेशन एस्पेक्ट बताया, क्या उनका स्टेटस है करेंट वो भी मैं बताया। आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ रही है। अब ये कहाँ पे हुआ है? तो इम्फाल के ईस्ट और वेस्ट, ये बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अब सही मायने में अगर आपको मैं दिखाऊं तो इम्फाल का बिष्णुपुर, ये देखिए ये आपका बिष्णुपुर हो गया, बिष्णुपुर, और ये इम्फाल और ये ईस्ट इम्फाल, यहीं पे चीजें हो रही हैं। ये काफी लंबे समय से ये प्रॉब्लम निकल के आ रही है। अपने इंडिया वाले मैप में देखा जाए तो ये मणिपुर यहाँ पर है, इसकी कैपिटल इम्फाल है, जो बॉर्डर टच करती है म्यांमार से, जिसे पहले बर्मा बोलते हैं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे और देखेंगे उत्तर प्रदेश का जो झांसी डिस्ट्रिक्ट है उसकी लोकेशन कहाँ पड़ती है। उत्तर प्रदेश ये आप देख ही रहे होंगे, उत्तर प्रदेश में 75 के आसपास जिले हैं फ्रेंड्स, और ये जो झांसी बुंदेली वाली पार्ट है इसी जगहों की बात कर रहे हैं। इन जगहों से वहां पे लोग पहुंचे थे, कोई महोबा से, हमीरपुर से, जालौन से, ये काफी एरिया। अभी रिसेंटली ही इस मेडिकल कॉलेज की बहुत जोर से यहाँ पे प्रचार करी गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन यहाँ पे क्या हुई,
इस प्रकार का इंसिडेंट निकला और जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम हो गई। आशा करते हैं ये चीजें आपको क्लियर हो गई होगी, क्या मैं जो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आपसे एक विनम्र निवेदन है फ्रेंड्स, इसको आप अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे जरूर से शेयर करें, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, वहां पे आप शेयर कर दें ताकि ये एक लंबी वाइड नेटवर्क तक पहुंचे, ताकि लोग इसका फायदा उठा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे क्या इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और न्यूज है। इंडिया और जापान में एक मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ये MOI क्या होता है उसको हम देखेंगे। मेमोरेंडम ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कोई ऐसी चीज जो लंबे समय से बात करी जा रही है उसको अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया, यानी हो गया वो। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, तो यूनिकॉर्न है क्या, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग वही देखेंगे। तो यहाँ पे यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना, याद रखिएगा ये रेडियो एंटीना है किसका, जापान में जो जहाज होती है उसी में लगाया जाता है। यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कुछ इस प्रकार से ये होती है। अगर सही मायने में अच्छे से आपको दिखाएं जापान के, तो ये ही वो चीज है जिसकी हम डील किए हैं, जिसे हम यूनिकॉर्न बोल रहे हैं। तो यही यूनिकॉर्न है और रेडियो कम्युनिकेशन से ये जुड़ा हुआ है। अपने भी शिप पे अगर हम लगाएंगे तो काफ़ी हद तक हमें बेनिफिट इस चीज़ की मिलेगी। तो ये यूनिकॉर्न की डील किया है इंडिया ने जापान से नवल शिप में लगाने के लिए। तो ये एंटीना जो टेक्नोलॉजी है वो जापान से हम लोग लेने वाले हैं। और जो 2+2 की मिनिस्टेरियल डायलॉग अगस्त में 2024 में हुई है उसी में ये सब चीज़ें चली थी कि ये टेक्नोलॉजी हम लोग ट्रांसफ़र करेंगे, यानी भारत को दी जाएगी। भारत के एनवाय CB जॉर्ज और इशिवाका दोनों लोग यहाँ पे अपना चीज़ें साझा कर रहे हैं। कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है इसका और ये इम्प्रूव करेगी अगर अपने जहाज़ों में हम स्टील्थ फ्रीगेट में लगाते हैं, यानी जहाज़ों में बड़े शिप में लगाते हैं, वारशिप में लगाते हैं और भी बहुत सारे जहाज हैं उनमें लगाते हैं। तो ये हमें कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन के माध्यम में और अच्छा आगे लेकर के जाएगा। यहाँ पे बात करी जा रही है इंडियन नेवी की, तो ये इंडक्ट किया गया है और एडवांस सिस्टम भी इसको माना जाता है और ये डेवलप करा जाएगा मिलके किसके द्वारा, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के द्वारा, BEL के द्वारा, याद रखिएगा। अब जो कोलाबोरेशन से ये चीजें निर्माण होगी, देखते हैं भारत इसका किस प्रकार से यूज करता है, कैसे आगे लेके चलता है। अब जापान की बात करी जा रही है, यूनिकॉर्न का डील हो गया तो जापान को देखना बन जाता है क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस हर बार एग्जाम्स में बनाए गए हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें जापान की, फ्रेंड्स यहाँ पे सब आइलैंड होता है हक्काइदो आइलैंड, उसके बाद आता है होन्शु आइलैंड, फिर आता है शिकोकू आइलैंड, फिर आता है कुसु आइलैंड। ये 4 आइलैंड है ऐसे नॉर्थ से साउथ आते हैं। तो हक्काइदो, होन्शु, शियोस्कू और किसु, HSSK, हक्काइदो यहाँ पे HK याद रखिएगा। 4 आइलैंड हैं जो नॉर्थ से लेके साउथ तक आप यहाँ पे कभी कभी आता है। इन आइलैंड की लोकेशन भी आपको पता होनी चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस कई बार बना दिए जाते हैं। कुछ यहाँ पे माउंट हैं, जैसे माउंट फिजी हो गई, नगोया प्रोटोकॉल आपको बताए थे यहीं पे हुआ था, क्योटो प्रोटोकॉल यहीं पे हुआ था। इस प्रकार की चीजें जो आपको पता होनी चाहिए। टोक्यो की राजधानी यहाँ पे, जो इसकी राजधानी है यहाँ पे है। सी ऑफ ओकोत्सुक यहाँ पे है। कुछ सी ऑफ जापान, ईस्ट चाइना सी, ये राइक्यू आइलैंड्स का ग्रुप है। ये फिलीपीन सी यहाँ पे है, बेनिन आइलैंड, पैसिफिक ओशियन इधर आ जाता है, इजू आर्चिपिलागो इधर आता है, सेंडाई फुकुशिमा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ये 2011 में यहाँ पे इंसिडेंट हुआ था। तो बहुत सारी ऐसी जगह हैं, इस पे अगर बताने चाहें तो 20 मिनट तो ऐसे ही लग जाएंगे। तो ये जब भी आप मैप को देखिए तो पूरी डिटेलिंग अच्छे से देखिए ताकि ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाए। आशा करते हैं यहाँ पे जो चीजें मैं बताया वो आपको समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं नए आर्टिकल की तरफ, तो देखेंगे भारत के 35% जो डॉक्टर हैं वो अपने आप को अनसेफ फील करते हैं, यानी सिक्योरिटी की प्रॉब्लम, वो ये नहीं सोच पाते कि हम सेफ हैं जब वो कार्यरत होते हैं। क्या कारण है, उस कारण को जल्दी से संक्षेप में देखेंगे क्योंकि आगे भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो यहाँ पे बताई जा रही है ओवर क्राउडिंग हो जाती है हॉस्पिटल में,
स्टाफ जो है बहुत ज़्यादा सही समय पे नहीं आते हैं, तो उसका भी एक फैक्टर हो जाता है। वो स्टाफ नहीं आएंगे तो पब्लिक को क्या नहीं मिलेगी, सर्विसेज सही समय पे नहीं मिलेगी। सर्विसेज नहीं मिलेगी तो पब्लिक का आउटरेज होगा, तो आउटरेज की वजह से, गुस्सा की वजह से यहाँ पे बहुत सारी इशू निकल के आ रही है। सिक्योरिटी मेजर्स की बात कर रही है, कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं करी जाती है। फिर उसके बाद रियल इनएडिक्वेसी ऑफ केयर, जो आपको अभी बताया इंसिडेंट निकल के आ रही है। कम्युनिकेशन लैप्सेस की बात करी जा रही है। बहुत सारे लोग गांव दराज से निकलते हैं, वो अपनी रीजनल लैंग्वेज ऐसे बोलते हैं जो डॉक्टर समझ ही नहीं पाते, तो कम्युनिकेशन गैप हो जाती है एक प्रकार से। उस गैप की वजह से भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। 75% इस स्टडी में पता चला है डॉक्टर जो हैं यहाँ पे कहीं ना कहीं किसी प्रकार से वायलेंसेस को फेस करते हैं। तो ये पूरे आंकड़े हैं जो यहाँ पे निकला है। आशा करते हैं कुछ आंकड़ों को आप इस्तेमाल करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ, जो रियाद में सबमिट हुई है गाजा को लेकर के, उसमें हम काफी अच्छे से देखेंगे। वही एक इंपॉर्टेंट अभी चीजें निकल के आया है कि ये जो सबमिट हुई है इसका क्या उपयोग होगा अगर हम वेस्ट एशिया को कंसीडर करेंगे। तो गाजा को कई दिन से मैं आपको दिखा रहा था, और गाजा पे जो वार है उसका क्या प्रभाव होगा, इसीलिए यहाँ पे रियाद में सबमिट हो रही है। रियाद कहाँ है फ्रेंड्स, तो सऊदी अरेबिया में इसकी कैपिटल है रियाद। तो यहाँ पे किस चीज को लेके आ रहा है, तो जो फलस्तीन पे अटैक कर रहा है, कौन सा, इजराइल। इजराइल को रोकने के लिए ये लोग रियाद समिट नाम दिए हैं। तो याद रखिएगा रियाद समिट किस चीज से जुड़ा है। थोड़ा पीछे अगर चला जाए तो 7 अक्टूबर को अटैक हुआ था यहाँ पे हमास के द्वारा। हमास जो ग्रुप है सपोर्ट करता है फलस्तीन वाला, और फतह जो ग्रुप है ये अपोजिट में सपोर्ट करता है इजराइल तरफ से। फतह हमास ये ग्रुप है, और इसकी आईडीएफ फोर्स है इजराइल की। तो ये ग्रुप फोर्स आपस में लड़ रही है। अब यहाँ पे क्या चीजें निकल के आ रही हैं, इजराइल और फलस्तीन की जो इशू हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स तरीके से आगे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो सऊदी अरबिया में ये समिट यहाँ पे हुई, जहाँ पे अरब और इस्लामिक कंट्री के लीडर लास्ट वीक यहाँ पे करेंगे। अब यहाँ पे फलस्तीन का क्वेश्चन सबसे बड़ा निकल के आ रहा है, इस समिट में हम क्या चीजें करेंगे। तो इजराइल की जो मिलिट्री अग्रेशन है गाजा में और लेबनान में, इन दोनों कंट्री में ये चीजें हो रही हैं जो मुझे आपको बतानी है। और गाजा लेबनान है कहाँ, तो अगर सही मायने में देखें फ्रेंड्स तो गाजा और लेबनान आपको यहाँ पे दिखाई देगी। ये आपका गाजा और ये आपका लेबनान। तो गाजा लेबनान वाले चीजों पे अटैक हो रहा है। वेस्ट बैंक का जेरूसलम ये है, और वेस्ट बैंक आपका ये पूरा घिरा हुआ है, और यही डेड सी है जो जॉर्डन को और इजराइल को कनेक्ट करती है। अब सीधे आते हैं मुद्दे पे। तो यहाँ पे बातें क्या चल रही हैं कि आप जो है किसी भी प्रकार से, यहाँ पर समिट में कहा गया कि आप जो है ये क्राइम करने से बचिए। इजराइल की मिलिट्री जो इस प्रकार की क्राइम कर रही है, जिसे हम जीनोसाइड बोलते हैं, एथनिक क्लिंजिंग बोलते हैं गाजा में। जीनोसाइड क्या होता है फ्रेंड्स, जीनोसाइड ये होता है कि एक स्पेशल अगर कई सारे लोगों की एक कम्युनिटी से मर्डर किया जा रहा है, उसे क्लीन किया जा रहा है, तो उसे जीनोसाइड नाम दिया जाता है। जीनोसाइड और होमिसाइड में यही अंतर है। होमिसाइड किसी एक इंडिविजुअल को यहाँ पे मारा जाए वो होमिसाइड होती है। जीनोसाइड में बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपुल होते हैं। एथनिक क्लींजिंग मतलब एक ग्रुप को ही साफ करने का प्रयास चल रहा है आपके गाजा वाले सिटी में। तो इंडिपेंडेंट, क्रेडिबल और इंटरनेशनल कमेटी यहाँ पे इन्वेस्टिगेट कर रही है इस क्राइम को। इस प्रकार की बातें बोली जा रही हैं, लेकिन सवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट यहाँ पे क्यों नहीं दिया जा रहा है। यानी जब दो कंट्री का 2 स्टेट पॉलिसी यहाँ पे कई साल पहले से ये चीजें चल रही हैं कि भाई इजराइल अलग है, पैलेस्टीन अलग है, इन दोनों को अलग अलग दे दो सवरेनिटी। तो इजराइल तो इसको कई सारी कंट्री मान रही है, फलस्तीन को इजराइल मानने से इनकार कर रहा है। बहुत सारी इश्यू है, ये इतना सीधे भी नहीं है जो अभी मैं आपको बताया। तो बहुत सारी कारण की वजह से यहाँ पे इश्यू निकल के आ रही है। 1967 में अगर हम चलें फ्रेंड्स, तो यहाँ पे इस प्रकार की चीजें सवरेन पैलेस्टीनियन स्टेट की बातें बोली गई थी। और 1967 में एक्चुअली जब बात हम कर रहे हैं 1967 में, तो 1948 से लेके 1967 तक वार होता है, इजराइल ने फलस्तीन पे करता है।
जिसके कारण टू स्टेट पॉलिसी निकल के आती है। तो यहाँ पे अलकायद जेरूसलम इसको कैपिटल बना दिया जाता है और टू स्टेट सोल्यूशन निकल के आ जाता है। अरब पीस इनिशिएटिव 2002 में यहाँ पे चीजें निकल के आती है और अप्रूव करती है इस रेफरेंस को, तो इस बात को मानती है। तो भैया जब दो स्टेट हो ही गए हैं तो अब यहाँ पे लड़ाई हो क्यों रही है, ये तो बता दो। तो यहाँ पे इसी सिग्निफिकेंस इस समिट की बता रहे हैं कि क्या इसकी समिट की सिग्निफिकेंस है, कुछ है भी या फिर ऐसे ही ये लोग मीटिंग कर लिए हैं। तो सही मायने में बहुत हद तक कुछ आउटपुट तो नहीं निकला है कंप्लीट सही मायने में, लेकिन इसकी कुछ तो सिग्निफिकेंस है, क्योंकि अरब जो वर्ल्ड है, अच्छा अरब वर्ल्ड से बात करी जा रही है, अरब कंट्री की बात करी जा रही है, तो कौन कौन सी कंट्री आती हैं थोड़ा बैकग्राउंड में जाके हमें देखना पड़ेगा। ये हो गई जो पीली वाली कंट्री है, ये सब अरब वाली कंट्री है, याद रखिएगा। इसमें टोटल ऑलमोस्ट बात करें तो 19 से लेके 22 कंट्री तक आती हैं। 19 कंट्री इसके डायरेक्टली मेंबर हैं और बाकी अगर 22 कंट्री की बात करें तो ये इससे जुड़े हुए हैं। तो कुछ कंट्री ऐसे हैं, अब ये सऊदी अरेबिया हो गया, ये सारी की सारी इसकी मेंबर कंट्री हैं। इन्हीं को अरब नेशन बोलते हैं। नॉर्थ अफ्रीका वाला पार्ट और वेस्ट एशिया वाला पार्ट यहाँ पे अरब कंट्री बोली जाती है। अब आपको समझ में आएगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो यहाँ पे अपना इच्छा जाहिर किया गया है कि आप लोग जो भी इजराइल फलस्तीन का इश्यू चल रहा है उसको नॉर्मलाइज करिए और तब जाकर के अरब पीस इनिशिएटिव ये चीजें सही से चल पाएंगी। 2020 में अब चलते हैं फ्रेंड्स। 2020 में यहाँ पे यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान ये इजराइल के साथ टाई अप करी, एग्रीमेंट करी नॉर्मलाइजेशन की। वो नॉर्मलाइजेशन क्या था, उसे ही अब्राहम एकॉर्ड बोला गया। ये काफी हद तक इंपॉर्टेंट था और पास्ट में अरब इजराइल नॉर्मलाइजेशन भी हुआ। इजिप्ट की बात करें तो 1979 में हुआ, जॉर्डन की बात करें तो 1994 में हुआ। ये वही कंट्री हैं जो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ। इजिप्ट की कंट्री, जॉर्डन की कंट्री, ये सब कंट्री जुड़ी हुई हैं इससे फ्रेंड्स। वो इसी की चीजें जो आपको अभी बता रहा हूँ। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, नॉर्मलाइजेशन हुआ। नॉर्मलाइजेशन हुआ मतलब उनसे एग्रीमेंट हुआ कि पीस प्रोसेस को लेके अब शांति बनी रहेगी। अगर अब्राहम एकॉर्ड की बात करते हैं, थोड़ा सा बैकग्राउंड इसकी भी देख लेंगे। यही डोनाल्ड ट्रंप है जब 2020 तक इनकी सत्ता रहती है और 2020 के बाद जो बिडेन साहब इलेक्ट होके आते हैं। अब तो पुनः ट्रंप जी आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद देखते हैं इस चीजों को कैसे लेके चली जाएगी। यहाँ पे 4 कंट्री के साथ नॉर्मलाइजेशन ट्रीटी होती है। वो कौन कौन सी ट्रीटी होती है, 15 सितंबर 2020 की वो शुभ घड़ी होती है फ्रेंड्स, जहाँ पे वाशिंगटन डीसी में ये चीजें होती हैं। यूनाइटेड स्टेट और इजराइल यहाँ पे साइन करते हैं और जो 4 कंट्री यहाँ पे ऐड होती हैं वो कौन, बहरीन और यूनाइटेड अरब अमीरात 15 सितंबर 2020 को। दिसंबर में मोरक्को भी इसमें साइन करता है और सूडान जैसी कंट्री भी 2021 में साइन करती है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट नॉर्मलाइजेशन ट्रीटी है जिसे अब्राहम एकॉर्ड नाम दिया गया है और इसके जनक साहब ट्रंप जी हैं। तो ये कहानी थी कि भाई साहब लड़िए मत, पीस प्रोसेस लेकर के हम आते हैं। इसी को अब्राहम एकॉर्ड नाम दिया गया था। अब आपको जो समझ में आ रहा है, आशा करते हैं क्लियर हो रही होंगी। इजराइल साइन करता है ये फ्रेमवर्क पीस का मिडिल ईस्ट और इजिप्ट के साथ 1979 में, जिसे कैंप डेविड एग्रीमेंट बोलते हैं। और कैंप डेविड एग्रीमेंट उसके बाद निकल के आती है और एस्टेब्लिश करती है क्या, ऑटोनॉमस पैलेस्टीनियन सेल्फ गवर्निंग अथॉरिटी। कहीं ना कहीं इसको वेस्ट बैंक और गाजा पे स्वप्रभुता कर देती है, सॉवरेनिटी दे देती है, इंडिपेंडेंसी दे देती है, जाओ ये एरिया तुम्हारा है। इजराइल जॉर्डन में एग्रीमेंट होती है जिसे वादी अरबा ट्रीटी बोलते हैं। तो कुछ इस प्रकार की ट्रीटी है, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगी आपको पूछने के लिए। तो वादी अरबा ट्रीटी किससे है, ये क्वेश्चन कर देगा तो कैसे बताएंगे आप, इसीलिए ये चीजें मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। इजराइल जॉर्डन के बीच में वादी अरबा ट्रीटी होती है 1993 में, जिसे ओस्लो एग्रीमेंट बोलते हैं। और ये नींव रखता है किस चीज का, फलस्तीन नेशनल अथॉरिटी। ये भी कहता है कि भाई फलस्तीन है, इनको मानो तुम। अब्राहम एकॉर्ड साइन किया जाता है, फलस्तीनियन यहाँ पे कुछ मिलता नहीं है। क्यों, क्योंकि यूएई, बहरीन, मोरक्को, सूडान इनसे हो जाता है। तो यहाँ पे फलस्तीन को
क्या मिला? कुछ नहीं मिलता है। अक्टूबर 7 में जब हमास अटैक करते हैं इजराइल पे, रिटेलिएटरी वार, जब गाजा पे इजराइल वार करते हैं तो भाई ये भी करेंगे, क्योंकि उनके तो बच्चों को टारगेट किया गया है ना, बहुत सारे छोटे छोटे जो 1 महीने के बच्चे हैं वो भी उसमें टारगेट किए गए हैं। और सबसे ज्यादा टारगेट किए गए हैं वो बच्चे, आपको बता दे रहा हूं मैं, ये वुमेन को टारगेट किए हैं। ये वहां पे जो 18 साल से नीचे के बच्चे हैं उनको टारगेट किया गया है। हालांकि बड़े एडल्ट भी मरे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लगभग 20,000 के आसपास केवल बच्चों की, महिलाओं की संख्या है। और 45,000 प्लस लोगों की वहां पे डेथ हो चुकी है। कहाँ पे? पैलेस्तीन में। वो पैलेस्तीन कहाँ है? इसी पैलेस्तीन की हम बात कर रहे हैं जो नॉर्थ गाजा वाला पार्ट में आएगा। तो इस प्रकार की चीजें हुई है। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एडिटोरियल काफी अच्छा है इसलिए मैं इसको अच्छे से कवर कर रहा हूं। अरब जो है यहाँ पे हमेशा से आरोप लगाता है इजराइल के एक्शन पे, लेकिन कुछ इस प्रकार की रोक पाता नहीं है, क्योंकि जीविस जो थी यहाँ पे उनको प्रोवोक करना उनको समझ में आता नहीं है। अरब जो है कोई बहुत स्ट्रांग एक्शन फलस्तीन के फेवर में नहीं लेता है, लेकिन हाँ ये कहता है कि भाई हम कंडेम कर रहे हैं, ऐसी एक्शन हो रही है, इस प्रकार के लोगों को आप दिक्कतें दे रही हैं। तो जो रियाद समिट है वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं होगा, लेकिन कलेक्टिव एक प्रकार से सब मिलके अपना गुस्सा दिखा रहे हैं इजराइल पे और यूएसए पे। क्यों यूएसए पे? क्यों? यूएसए ही है जो अपना फाइटर दे रहा है, अपना पैसा दे रहा है, टेक्नोलॉजी दे रहा है, सपोर्ट कर रहा है जियो पॉलिटिक्स लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे, तो जिसके कारण इस प्रकार की चीजें हो रही हैं वेस्ट एशिया में। अब सऊदी अरेबिया का टाई कहाँ है, इस संबंध कहाँ है इस समिट से अगर हम बात करें तो MBT यहाँ पे बोला जाता है, MBS बोला जाता है, मोहम्मद बिन सलमान। तो यहाँ पे सऊदी क्राउन प्रिंस हैं, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, और जो इनका किंगडम है वो यहाँ पे एडवांस स्टेज में यहाँ पे चल रहा है एग्रीमेंट इजराइल के साथ कि हम नॉर्मलाइजेशन तक पहुंच गए हैं। 2023 की ये बात कर रहे हैं। 2023 में नॉर्मलाइजेशन का बात इजराइल और सऊदी में भी चल रहा था, लेकिन यहाँ पे यूएस और इजराइल एग्रीमेंट करते हैं कि सऊदी अरेबिया को लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप ऑफ नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में रखा जाएगा, यानी इसको आगे रखेंगे हम, तभी ये चीजें संभव होंगी कि पीस प्रोसेस यहाँ पे शांति बनी रहे। लेकिन यहाँ पे क्या चीजें होती हैं, ये जो शील्ड बनाई जाती है ये अगेंस्ट द पोटेंशियल ईरानियन थ्रेट की हो जाती है। अब ईरान भी वहां पे है, अगल बगल ईरान है तो उसकी अलग डिमांड है, वो न्यूक्लियर पावर बनने का सोच रहा है, न्यूक्लियर पावर बनाने पे वहां पे बहुत सारी उसके ऊपर सैंक्शन यूएस से लगाया हुआ है, जिसके कारण ये सारी इश्यू भी निकल के आ रही है अगल बगल। अब यहाँ पे सऊदी अरेबिया, यूएई हमास को यहाँ पे ब्रांड ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम बता रहा है, जो थ्रेट है मोनार्कल सिस्टम पे। अब इनके राजशाही चीजों पे ये हमास को कई बार बोले हैं कि ये गलत तरीके से भी कार्य करते हैं। अब यहाँ पे दूसरी चीजें क्या नहीं इग्नोर कर सकते हम, तो जो अरब वर्ल्ड है जिसे हम अरब स्टेट कह रहे हैं, अभी हम आपको दिखाए थे, ये जितने भी पीले वाली चीजें हैं यही इन्हीं की कंट्री की हम बात कर रहे हैं। जब भी हम अरब वर्ल्ड बोलें, अरब स्टेट बोलें, ये सब इन्हीं की ही बात कर रहा हूंगा मैं। तो ये क्या चीजें देख रहे हैं, तो ये प्रीडोमिनेंटली एंटी इजराइल प्रो फलस्तीन यहाँ पे बातों को रखते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रांगली तरीके से इजराइल का विरोध नहीं कर पाए हैं, ये भी एक बात जानिएगा। तो यहाँ पे इस एडिटोरियल में यही चीजें निकल रही हैं कि जो वार चल रही थी सऊदी को लेके, तो वो फ्यूचर की बात है। आज के डेट में परिदृश्य में देखें तो फलस्तीन का इशू रिजॉल्व होना इजराइल के लिए कोई वो नहीं है, ये ऐसे ही चलेंगे लगभग इनका एग्रीमेंट ऐसे ही चलेगा। सितंबर 18 को क्राउन प्रिंस मोहम्मद का यहाँ पे कहना है कि किंगडम विल नॉट ईज इट्स टायरलेस एफर्ट टू एस्टेब्लिश इंडिपेंडेंट फलस्तीनियन। भैया हम शांत तब तक नहीं रहेंगे जब तक फलस्तीनियन को आप आज़ाद नहीं करा देंगे। तो कैसे, क्या कर रहे हैं आप बताइए? केवल कहने मात्र से थोड़ी ना हो जाएगा, इनको केवल कहने से थोड़ी ना इनको अपनी चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसे तो ये क्या कर ले रहे हैं, इनको इतना सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लोगों की डेथ हो रही है। लेकिन वहां पे आप रियाद समिट में एक फ्रूटफुल चीजें लेकर के कुछ आते कि हम अपना ग्रुप बनाएंगे और इजराइल के अगेंस्ट में कुछ करेंगे तब ना, लेकिन यहाँ पे इस प्रकार की चीजें कुछ हुई नहीं। इजराइल जो है कमिट कर रहा है जीनोसाइड गाजा पे,
प्रतिदिन कई सारे लोगों की हत्या हो रही है। तो ये यहाँ पे स्थिति प्रतिदिन डिटेरियोरेट हो रही है, खतरनाक हो रही है, नीचे स्तर पे जी जा रही है। सऊदी और इजराइल की जो टाई अप है वो पहले सही चल रही थी, अब कुछ हद तक यहाँ पे अगर बात करी जाए तो सही और गलत के बीच में आके खड़ी हुई है। यानी कहीं ना कहीं अगर सबमिट हो रही है तो एक प्रकार से क्वेश्चन तो उठा रही है, थोड़ा सा ही उठाए लेकिन उठा तो रही है, सही और बीच के बगल में आके खड़ी हुई है। देखते हैं किस प्रकार से ये चीजें लेके चलते हैं। अब बात करी जा रही है अरब जो है वार को ज्वाइन करेगा क्या, तो ये भूल ही जाइए आप, अरब जो वर्ल्ड है ये भूल जाइए कि वार को ज्वाइन करने वाला है। क्यों? क्योंकि अरब कंट्री अगर बात करें तो पिछली बार जो अरब कंट्री थी अटैक की थी इजराइल में 1973 में, और इजिप्ट सीरिया लॉन्च किए थे, और सरप्राइज यहाँ पे सिनाई और गोलन इजिप्ट सीरिया टेरिटरी में इस पे हमला किया गया था। लेकिन ये लोग कैप्चर कर रही, इनके जो क्या थे, इनके जो आर्मी थी, मिलिट्री थी, कैप्चर की गई थी इजराइल के द्वारा 1967 में ही, और इजिप्ट लॉन्च किया था अटैक कि अपनी टेरिटरी वापस हम पाएंगे। फलस्तीनियन के लिए नहीं, केवल अपनी टेरिटरी भैया हमको दे दो, चलो छोड़ दो भैया, जो हम कह रहे थे वो भूल जाओ, फलस्तीनियन हम कह रहे थे हम भूल गए, हमें हमारे लोगों को छोड़ दो। तो ये बहुत पुरानी चीज है, इसीलिए यहाँ पे वेरी अनलाइकली टर्म यूज किया गया। पीस की बात करी जा रही है तो ये इजराइल अरब स्टेट जो है यहाँ पे तो ये चीजें हैं, लेकिन ये इजराइल के मिलिट्री ऑक्यूपेशन फलस्तीनियन टेरिटरी में इसके बावजूद भी चल रही है। कोई भी अरब कंट्री ऐसा नहीं है जो यहाँ पे इजराइल के अगेंस्ट में आके खड़ा हो, जो पहले ही आपको बता रहा है। तो ये अक्टूबर 7 की अगर बात करें, अरब कंट्री हमास में तो वार छेड़ा है, और फलस्तीनियन की जो फोर्स मानी जा रही है हमास वाली ग्रुप, उसे ये लोग टेररिस्ट नाम दे रहे हैं। कौन? इजराइल डिफेंस फोर्स, यानी इजराइल के लोग। तो यहाँ पे इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, गाजा में लोग मर रहे हैं, फलस्तीनियन को एक राज्य का, एक कंट्री का दर्जा नहीं मिल रहा है, इस प्रकार की चीजें चल रही हैं, जो कहीं ना कहीं एक डिकेड से नहीं कई डिकेड से इस प्रकार की राइवलरी चल रही है। सिया स्टेट की जब भी बात आती है तो ईरान को ही समझिएगा। ईरान में बहुत ज्यादा सिया हैं, सऊदी अरब में बहुत ज्यादा सुन्नी लोग हैं, तो सिया और सुन्नी की कम्युनिटी यहाँ पे बैठती है। ये भी एक प्रकार से इस सब चीज को लेके सेंसिटिव इश्यू बना हुआ है। तो आशा करते हैं जो भी डिटेलिंग यहाँ पे बैकग्राउंड दिया, एकॉर्ड की दिया, ये आपको समझ में आई होगी। फ्रेंड्स, अगर समझ में आई हो तो चैनल को अपने फेसबुक वाले सोशल मीडिया पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, ज्यादा लंबे समय तक लोग इसको देख पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे सारी डिटेलिंग देने के बाद अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ फ्रेंड्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देता हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे जाके आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नए एडिटोरियल की तरफ। तो यहाँ पे कुछ आर्टिकल निकला है, आज संडे है तो इफिशियंसी डिपार्टमेंट सेटअप करने की बात कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। अब यहाँ पे क्या है, तो सीधे सीधे मुद्दों की हम बात करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप तो 12 नवंबर को एलन मस्क जो बिलियनियर, इनको काफी सपोर्ट भी किए हैं इलेक्शन में, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं एलन मस्क और बायोटेक एंटरप्रेन्योर हैं एक, तो विवेक रामास्वामी इनका नाम है। ये दोनों लोग मिलके एक डॉज डिपार्टमेंट करेंगे। डॉज ये क्रिप्टो करेंसी वाला डॉज नहीं है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी। यही जो है अब डिसमेंटल करेगी किसको, जो गवर्नमेंट की ब्यूरोक्रेसी है, तो उसको खत्म करके डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी लेके आएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे जॉब नहीं होगी, कमीशन नहीं होगी, लेकिन यहां तक नया डिपार्टमेंट लाने की बात कर रहे हैं। अब नए नए रेगुलेशन लेके आएंगे, जो पैसा गलत तरीके से खर्च होगा उसको सही तरीके से खर्च करेंगे, और रीस्ट्रक्चर करेंगे फेडरल एजेंसी को। देखते हैं किस प्रकार से ये चीजें लेकर के आती हैं, और ये सब करने के लिए OMB की जरूरत है, यानी मैनेजमेंट एंड बजट, ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट। यही वो चीजें हैं जो लार्ज स्केल तक इम्प्लीमेंट करेंगे। यूएस की गवर्नमेंट की अगर बजट की बात करें तो ये कटने वाली है 2 ट्रिलियन तक। अब देखते हैं किस प्रकार से ये 6.5 ट्रिलियन से 2 ट्रिलियन तक इसमें जो खर्चा हो जाते थे ब्यूरोक्रेसी में और बहुत सारी चीजों में, तो किस प्रकार से कट के कैसे डील करती है। तो ये ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट बजट ही तय करेगा कि यहाँ पे किस प्रकार से अप्रूव किया जाएगा। गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी की बात करी जा रही है, जिम्मेदारी की बात करी जा रही है, उनकी परफॉर्मेंस की बात करी जा रही है। ये जो रिपोर्ट निकल के आएगा वो बताएगा गवर्नमेंट
कि जो फेडरल गवर्नमेंट है लॉन्ग टर्म में किस प्रकार से ये चीजें लेके चल रही है, क्या ये अनसस्टेनेबल है, ये सब चीजें निकल के आएगी। पब्लिक डेप्ट की बात करी जा रही है तो अब लगभग 97% ऑफ द जीडीपी पब्लिक की बढ़ गई है। 28 में अगर बात करें 2000 तो 106% तक हो जाएगी, 2050 में 200% तक जाने की संभावनाएं हैं। यहीं पे जो डॉज नया लेके आए हैं डिपार्टमेंट ऑफ यहाँ पे गवर्नमेंट एफिशिएंसी, याद रखिएगा ये DOGE वर्ड काफी इंपॉर्टेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी। ये एफिशिएंसी डिपार्टमेंट नया बनाने वाले हैं और ये किस हद तक इंपैक्ट करेगा वही यहाँ पे चीजें निकल के आ रही हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे क्या ये रिड्यूस करेंगी फेडरल रेगुलेटरी पावर को, ये भी देखने योग्य बातें हैं कि कैसे इंप्लीमेंट होती है, क्योंकि OMB जो मैनेजमेंट बजट है ये दिखाएगी बताएगी आने वाले समय में, जब ये लगभग 20 जनवरी को ये शपथ लेते हैं। सामान्यतः यहाँ पे 20वां अमेंडमेंट हुआ था USA में, वही ये कहता है कि 20 जनवरी को यहाँ पे शपथ लेना पड़ेगा। तो 20 जनवरी को शपथ हमेशा लेते हैं, लेने के बाद देखते हैं किस प्रकार से इस फेडरल एजेंसी की यूजेज होंगी। आशा करते हैं आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6.5 लोगों को डिस्प्लेस किया गया, छोड़ के चले गए। कौन सा सुपर टाइफून आया? तो यहाँ पे मैनयी साइक्लोन आया। कहाँ पे? फिलीपींस में। याद रखिएगा फिलीपींस काफी इंपॉर्टेंट है। 6.5 लाख लोग यहाँ से अपने घर से दूसरे जगह गए, तो भाग के अपना जान बचाना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है जब भी कोई इस प्रकार से टाइफून आता है। मैनयी टाइफून कहाँ पे आया? फिलीपींस में आया। अच्छा, टाइफून का जब हम बात करें तो कई नामों से अलग अलग जगहों पे इसका नाम है। अलग अलग जगहों पे में से ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली बोलते हैं, और आपके इंडिया में इसको साइक्लोन बोलते हैं, वेस्ट एशिया में इसको अलग नाम से बोलते हैं। तो थोड़ी सी नाम का अंतर है, लेकिन है ये तूफान ही। तो ये आशा करते हैं चीजें आपको समझ में आई होगी। मैनयी जो सुपर टाइफून है इसका कैटेगरी भी याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। UN के क्लाइमेट चीफ, इनका क्या नाम है? साइमन स्टील इनका नाम है। ये कह रहे हैं G20 के लीडर बूस्ट करें क्लाइमेट फाइनेंस। अब देखिए G20 में बहुत सारी कंट्री आ जाती हैं। अब यहाँ से ये फाइनेंस को बूस्ट कराने का बात कर रहे हैं। G20 में वो भी कंट्री हैं जो इमर्जिंग कंट्री हो रही हैं, उनको भी ऐड कर लिया गया। अब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है कि हम जो अभी COP19 की बातें चल रही हैं उसी में ये चीजें ट्रिगर हुई हैं कि अगली मीटिंग जो होगी रियो डी जेनेरियो में होनी है। तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में है, मैंने कल ही आपको बताया था। COP29 जो कॉन्फ्रेंस बाकू में चल रही है उसी की डील के लिए कि पैसा कैसे होगी, तो G20 को टारगेट किया गया है। देखते हैं कितना पैसा आता है। क्लाइमेट के लिए पैसा निकालने में सबको दिक्कत आती है। हॉर्नबिल हेवन एक प्रकार से एक लास्ट न्यूज था जो मैं सोचा आपको बता दूं, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से UPSC क्वेश्चंस बनाई हुई है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मायोंग विलेज एक विलेज है, कहाँ पे? मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट आसाम में पड़ता है। यहाँ पे कुछ इनकी कॉलोनी है, किसकी? तो यहाँ पे हॉर्नबिल की यहाँ पे इनको पाला जाता है, कंजर्वेशन किया जाता है। एक इनिशिएटिव लिया गया है और जिसके कारण इनका जो है संख्या बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तो अच्छी बात है। प्रायोरिटाइज इनके लिए जो फ्रूट्स होते हैं, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, वो फ्रूट्स और प्लांटिंग इनके लिए किया गया है और कंजर्वेशन पे इनके ध्यान दिया गया है। तो ओरिएंटल पाइड हॉर्नबिल इनका पूरा नाम है, याद रखिएगा OPH, ओरिएंटल पाई हॉर्नबिल। अगर इसकी बैकग्राउंड डिटेलिंग की बात करें फ्रेंड्स, तो ये बहुत ज्यादा खतरे में नहीं है, ये लिस्ट कंसर्न में आते हैं। वहीं पे इनका लोकेशन की बात करी जाए तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाए जाते हैं, साथ ही साथ साउथ ईस्ट एशिया में पाए जाते हैं। नेचुरल हैबिटेट इनकी सब ट्रॉपिकल है और लोलैंड फॉरेस्ट में रहते हैं। खाने के लिए इनको फ्रूट चाहिए, इंसेक्ट चाहिए, सेल फिश और रेप्टाइल, कभी कभी ममल और बर्ड भी खाते हैं। इनको दो प्रकार से जाना जाता है, सुंडा पाइड हॉर्नबिल और मलेशियन पाइड हॉर्नबिल। तो इनकी लोकेशन है जो आपको पता होना चाहिए। एंथ्राकोर्कोस और एल्बिरोस्ट्रिस इनकी साइंटिफिक नेम है। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई हो फ्रेंड्स। तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे, फेसबुक वाले जैसे साइट्स पे जरूर से शेयर कर दीजिएगा, ताकि ये लंबे समय तक लोगों तक पहुंच सके और लोग इसका फायदा भी उठा सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस बाय पूरा एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।